हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट और फाइन होंगे। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर शुरू कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इससे पहले हम लोगों ने इसके 2 क्लासेस को कंप्लीट कर लिया है और आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ रखा था कि रिंडर पेस्ट क्या है और किस तरीके से रिंडर पेस्ट की वजह से अफ्रीका को बहुत आसानी से गुलाम बनाया जा सका। इन सभी तमाम टॉपिक को कंप्लीट करते हुए हम लोग लास्ट क्लास को कंप्लीट किए हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं शानदार तरीके से आज के नए कॉन्सेप्ट को और समझते हैं कि ये चैप्टर में हमें आगे क्या पढ़ना है। तो देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को बहुत ही अच्छे से और समझते हैं पहले टॉपिक को। सबसे पहला टॉपिक है हमारा विदेश में भारतीय उद्यमी। देखिए, अब हम लोग को ये समझना है कि आप समझ चुके हैं कि किस तरीके से रेंडर पेस्ट की वजह से बहुत सारे अफ्रीका के जानवर को मार दिया गया, मतलब वे सारे बीमारी की वजह से मारे गए और जो बचे हुए जानवर थे उसे यूरोप वालों ने उस पर कब्जा कर लिया और इस तरीके से अफ्रीका बहुत आसानी से गुलाम बनाया जा सका। अब समझते हैं ये कि भारतीय उद्यम उस समय उस टाइम पीरियड के दौरान जो है, तो क्या भारत में कुछ ऐसे लोग थे जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चला रहे थे या बड़ा उद्यम कुछ कर रहे थे? क्या ऐसे कुछ लोग थे और थे तो किस किस तरह का व्यापार उस समय में चल रहा था, इसके बारे में आज के क्लास में समझते हैं। देखिए, यदि हम बात करें भारत विदेश में भारतीय उद्यमी का, तो उसमें कुछ ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने जो है सो बहुत बड़े बड़े लेवल पे जो है सो बिजनेस को सेट किया था। लेकिन शुरुआत में यदि हम बात करें तो बड़े बागान के जितने भी किसान थे उन्हें तो बैंकों से और बाजारों से बहुत आराम से लोन मिल जाता था, पैसे मिल जाते थे। लेकिन छोटे छोटे जो लोग हुआ करते थे, छोटे छोटे जो किसान थे, उनको जो है आसानी से कहीं से बैंक या ऋण नहीं मिलता था। ऐसे लोगों को ऋण देने का काम कुछ साहूकार या महाजन लोग किया करता था। तो सबसे पहला तो एक ये काम चलता था जो बड़े बड़े व्यापारी लोग किया करते थे कि छोटे छोटे किसानों को क्या कर सकता था, वो लोन दे सकता था, ऋण दे सकता था। इसके साथ साथ कुछ नाम आपको याद करना चाहिए, जैसे कि एक है शिकारीपुर, एक है शिकारीपुरी श्रॉफ और एक है नट्टू कोट्टई। ये जो है सो बैंकर हुआ करते थे, शिकारीपुरी श्रॉफ, और ये जो नट्टू कोट्टई है ये व्यापारी हुआ करते थे। ये आखिर क्या किया करते थे और किस तरह का उद्यम इनका चलता था, तो चलो समझते हैं। हैदराबाद में कुछ कुछ लोग जो है सो ये बैंकर हुआ करते थे जो इसी तरह से छोटे छोटे किसानों को जो है सो महाजन पे या ऋण जो है वो दिया करते थे। आगे ये जो व्यापारी हुआ करते थे जैसे कि नट्टू कोट्टई, ये सब भी कुछ ऐसे व्यापारी थे जो छोटे किसानों को ऋण दिया करते थे। तो इस तरह का एक छोटा सा व्यापार जो है वो चला करता था इन लोगों का। साथ ही साथ हैदराबाद के यदि हम सिंधी व्यापारी की बात करें तो वो 1860 के दशक में 1860 के दशक में उनका एक काम हुआ करता था कि वो दुनिया भर के तमाम जितने भी पोर्ट हुआ करते थे, बंदरगाह हुआ करते थे, बंदरगाह समझते हो, वहां पर जहां पर पानी जहाज आकर के रुकता है, मतलब कोई तटीय इलाका जहां पर सारा पानी जहाज रुकता है, सामान्य लोड होती है, उसी को हम लोग कहते हैं बंदरगाह। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ये बहुत ज्यादा काम आता है। तो इस तरीके से हैदराबाद के जो सिंधी व्यापारी थे, हैदराबाद के सिंधी व्यापारी तो आज भी इस चीज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उस समय जो है सो ये क्या क्या करते थे, बंदरगाह पे बड़े बड़े एम्पोरियम खोलते थे। अब ये एम्पोरियम क्या होता है, देखो, सबसे पहली बात कि यदि वो बंदरगाह है तो विदेश से भी बहुत सारे लोग आया करते होंगे और विदेश से जितने भी लोग आया करते थे वो यहाँ के लोकल मटेरियल पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे, मतलब वे उसे अक्सर खरीदा करते थे। इसीलिए इन बंदरगाहों पर यहाँ पर जो एम्पोरियम खोले जाते थे, उस एम्पोरियम में वहाँ के जो लोकल मटेरियल्स था, जिसका सांस्कृतिक और एक तरह से समझ लीजिए कि एक उस परंपरा को शो करने वाला जो मटेरियल हुआ करता था, जैसे कि इस तरह के कुछ कुछ मटेरियल जो वहाँ के लोकल समुदाय की सामाजिक सांस्कृतिक धरोहर को दिखाता था, ऐसे ऐसे मटेरियल्स को वो बेचा करते थे। और जब वो बेचा करते थे तो ऐसे मटेरियल्स बहुत बिकते थे इन सारे एम्पोरियम में। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से कुछ कुछ भारतीय थे जो विदेश में जाकर के कुछ इस तरह के काम किया करते थे। चलिए अब समझते हैं आगे। आगे हमारा टॉपिक क्या है, तो हमारा अगला टॉपिक है भारतीय व्यापार और उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था। कहने का मतलब भारत का जो व्यापार था उसमें उपनिवेशवाद का क्या असर पड़ा, क्या बाहर के जो देश है जो हमारे ऊपर गुलाम बनाने के लिए हमें आए थे, क्या हमारे उद्यम के ऊपर उसका कोई असर पड़ा, और यदि असर पड़ा और नहीं पड़ा तो फिर वैश्विक व्यवस्था कैसी थी, भारत के लोग वैश्विक लेवल पे कैसे बिजनेस करते थे, इस विषय में हम लोग समझते हैं। देखिए, भारतीय कपास का यूरोपीय बाजार में निर्यात किया जाता था। आप जानते हो कि सबसे अच्छा जो कपास है वो भारत का माना जाता था। भारत का कपास इतना बेहतरीन क्वालिटी का हुआ करता था कि इससे बने हुए कपड़े ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ भी पहना करती थी।
ये बहुत ही ज्यादा सबसे सॉफ्ट तरीके का कपड़ा यहीं से बनता था। आप यदि अच्छे से पढ़े हो हिस्ट्री तो आपको पता होगा कि किस तरह से भारतीय कपास का डिमांड हमेशा से यूरोप के बाजार में बहुत ज्यादा रहा है। तो उसी तरह से भारतीय कपास का यूरोपीय बाजार में निर्यात किया जाता था, लेकिन औद्योगिकरण के बाद ब्रिटेन से कपास का उत्पादन बढ़ गया और बाहरी कपड़ों के आयात पर भारी सीमा शुल्क लगा दिया गया। इसलिए 1800 ईस्वी में जो भारतीय कपड़े का निर्यात 30% था, वो 1815 में 15% रह गया और 1870 में 3% रह गया। बच्चों एक बात ध्यान समझना है, देखिए इस दौरान क्या होता है कि भारतीय कपास का तो डिमांड था ही, लेकिन जब ब्रिटेन में औद्योगिकरण आया, मतलब बहुत सारे फैक्ट्रियां लगना शुरू हो गई, तो जब वहां पे फैक्ट्रियां लगना शुरू हो गई तो क्या हुआ कि अब सिर्फ और सिर्फ मान लो ये इंडिया है और ये हमारा ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन वाले क्या करते थे, यहाँ औद्योगिकरण हुआ तो इंडिया से सारे जितने भी कच्चे कपास थे वो सारा कपास को यहाँ मंगा लेता था। ध्यान से समझना है, कपास को यहाँ मंगा लेता था, लेकिन यहाँ क्या होता था, यहाँ पर भारतीय लोग भी उस कपास के मदद से कपड़े बनाया करते थे, लेकिन ये हाथ से बनाया हुआ कपड़ा होता था। तो हाथ से बनाया हुआ कपड़ा जो है ये वहां सप्लाई नहीं होता था। अब डायरेक्ट कॉटन जो होता था, जो रॉ मटेरियल होता था कपड़े को बनाने के लिए, उसी को बहुत तेजी से जो है सो वहां इंपोर्ट किया जाने लगा। लेकिन याद रखना, इस यहाँ पर जो बने हुए कपड़े थे, यहाँ के जो कपड़े थे उसे यहाँ पर नहीं इंपोर्ट किया जा रहा था, क्योंकि अब औद्योगिकरण आ जाने की वजह से उन्हीं कपास का उपयोग करके ये बहुत बड़े पैमाने पे कपड़े बना रहे थे। लेकिन ये कपड़े का यहाँ किसी तरह का कोई इस्तेमाल नहीं था, तो ये जो भी कपड़े यहाँ पे ला भी रहे थे ना, तो यहाँ पर बहुत भारी सीमा शुल्क उन्हें देना पड़ता था। सीमा शुल्क का मतलब होता है जब आप एक देश से दूसरे देश में अपना माल को सप्लाई करना चाहते हैं, तो वैसे समय में आपको वहां के गवर्नमेंट को कुछ टैक्सेस देने पड़ते हैं, और वो टैक्स बहुत ज्यादा हुआ करता था, जिस वजह से बाहरी कपड़े, खासकर भारतीय कपड़े यूरोपीय बाजार में नहीं बिक रहे थे। नहीं बिकने का कारण समझ में आया, भारी सीमा शुल्क, है ना। लेकिन कच्चा माल बहुत तेजी से यहाँ आ रहा था, तो वही लिखा है कि आप देखेंगे 1800 में भारतीय कपड़े 30% रह गया, 1815 में 15% और 70 तक जाते जाते पूरी तरह से कपड़े का बिजनेस यूरोपीय बाजार में ठप हो चुका था, ब्रिटेन के बाजार में पूरी तरह खत्म हो चुका था। लेकिन यही वो समय था जिस समय कपास का डिमांड बहुत तेजी से बढ़ा। कपास के मामले में क्या हुआ, लेकिन कच्चे कपास का निर्यात जो है वो 5% से 35% हो गया, मतलब काफी ज्यादा हाइक हुआ कच्चे कपास के मांग में। मतलब यहां से केवल कपास जा रहा था, लेकिन कपड़े का बिजनेस नहीं हो रहा था। इसी के साथ साथ इसके साथ नील और अफीम का भी निर्यात बहुत तेजी से बढ़ता है। अब नील भी बहुत तेजी से मंगाया जाता है। ये देखिए, ये है आपका नील। ये सारे जो नील होते हैं वो कपड़े की रंगाई में यूज होता है। इसका भी बहुत तेजी से जो है सो डिमांड बढ़ गया, कहां पर, यूरोपीय बाजार में। यदि हम नील की बात करते हैं तो जो भारत का नील होता था ना, ये भी सबसे बेस्ट क्वालिटी का हुआ करता था, इसलिए भारतीय नील का डिमांड जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा था, कहां, यूरोपीय बाजार में। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा किस तरह से उपनिवेशवाद का असर पड़ता है और किस तरह से भारतीय कपड़े का डिमांड कम हुआ, लेकिन कपास, अच्छा बच्चों ये कपास जो है इसे भी वहां के जो ब्रिटिशर्स जो यहाँ रहते थे वो जबरदस्ती यहाँ के किसानों से कपास को उगाते थे, उनको एडवांस मनी देते थे और कहते थे कि इस मनी का उपयोग करके तुम उगाओ और वो सारा सामान हमें ही बेचना ताकि हम आगे सप्लाई कर सके। और इस तरीके से पूरा चेन बना हुआ था। कपास बहुत तेजी से देश से निकल रहा था, लेकिन कपड़े का बिक्री कहीं नहीं हो रहा था, है ना, क्योंकि वहां पर औद्योगिकरण आ चुका था। फैक्ट्रियों में बहुत बड़े अमाउंट में कच्चे कपास की केवल जरूरत थी। इस तरीके से आपका ये पार्ट बिल्कुल कंप्लीट होता है। आप समझ गए होंगे। आगे लिखा है 1820 के दशक में, अब एक और बात समझते हैं। 1820 के दशक में ब्रिटिश जो है ना वो भारत में अफीम उगा करके चीन को निर्यात करता था और वहां से उसी पैसे से जो है सो चाय वगैरह मंगा लिया करता था, चाय और दूसरे पदार्थ मंगाया करता था। अब देखो, मान लेते हैं ये हमारा है, ये इंडिया है और इसी के इस साइड में आपका चीन है, नहीं तो यहां से क्या करता था, ब्रिटिशर्स क्या करते थे, यहाँ पर अफीम की खेती करते थे और इस अफीम को वो बेच दिया करते थे, निर्यात कर देते थे चीन में, और वहां से चाय और दूसरे पेय पदार्थ जो होते थे उसे वहां से इंपोर्ट कर लेते थे। इस तरीके से जिस पैसे से वो खरीदते थे उसी पैसे से उन्हें बेच दिया करते थे। ऐसे अवस्था जो होती है, जिस पैसे से हम खरीद रहे हैं उसी पैसे में हम कोई सामान को बेच भी रहे हैं, ऐसी अवस्था को हम कहते हैं व्यापार अधिशेष। क्या कहते हैं बच्चों, व्यापार अधिशेष। इसका मतलब यह हुआ कि भारत के साथ ब्रिटेन जो है ना वो हमेशा ऐसे ही स्थिति में रहता था। मतलब भारत, आपको क्या लगता है यहां से चीजों को खरीद करके और वो अपने देश में भेजा करते थे क्या, नहीं, वो यहीं के टैक्सेस को लेकर के और यहीं से सामान खरीद लिया करते थे। इसलिए तो भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे खराब हो जाती है ना। तो इस तरीके से वो हमेशा ऐसी स्थिति में रहता था कि हम यदि वहां से कोई सामान खरीद रहे हैं तो बदले में कोई सामान बेचे ताकि हमें बहुत ज्यादा
मतलब पैसे का, अर्थव्यवस्था का प्रॉब्लम नहीं हो, वित्त का कोई, फाइनेंस का कोई दिक्कत नहीं हो। इसीलिए इस अवस्था को हम कहते हैं व्यापार अधिशेष। चलिए आगे समझते हैं। अगला टॉपिक हमारा है महायुद्धों के बीच। अब देखो बच्चों, यहां पर ना अब बात आती है, धीरे धीरे ये समय चला जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरफ और महायुद्ध शुरू हो जाता है। महायुद्ध आप जानते हैं, यदि आपको याद हो तो पहला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये कब से कब तक होता है बताओ? 1914 से लेकर के 1918। 1914 से लेकर के 1918 केंद्रीय शक्ति ध्रुवीय शक्ति और मित्र राष्ट्र के बीच में जो है ये युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें मित्र राष्ट्र जीत जाता है। ये एक तरह से बहुत सारे देशों का ग्रुप था। ऐसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब लड़ा जाता है? तो 1939 से लेकर के 1945। किनके बीच में? तो केंद्रीय शक्ति, कौन कौन कहेंगे आप? केंद्रीय शक्ति, जिसमें आपका ऑटो हंगेरियन साम्राज्य था, है ना। इसी के साथ साथ आपका इधर से जो है केंद्रीय शक्ति के साइड में जापान था, इसी के साइड में जो है सो बहुत सारे जर्मनी था। ये सारा आपका केंद्रीय शक्ति की तरफ से था। जबकि दूसरे साइड में यदि हम बात करें तो वो था आपका मित्र राष्ट्र। एक साइड में मित्र राष्ट्र था और ये मित्र राष्ट्र के साइड में ही ब्रिटेन था, है ना। ब्रिटेन था, फ्रांस था, अमेरिका था। ये सारे जो मतलब जो देश थे वो मित्र राष्ट्र की तरफ थे। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी जो है वो मित्र राष्ट्र जीतता है। और चूंकि हम ब्रिटिशर्स के गुलाम हुआ करते थे, हमारा देश जो है वो उसके औपनिवेश में हुआ करता था, तो हम भी इसी साइड में जो है सो हम युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो अब इस युद्धों के बीच में आप जानते हैं कि सिर्फ जान माल का ही नुकसान नहीं होता है, बहुत बड़ा आर्थिक स्थिति में भी नुकसान होता है। तो ये इसका असर जो है सो पूरी दुनिया पर पड़ता है। और ऐसे समय में अर्थव्यवस्था का क्या होता है, समाज किस तरह से टूट रहा था और किस तरह से बड़ी बड़ी शक्तियां जो है वो धाराशायी हो रही थी, इसके वजह में हम लोग समझते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं महायुद्धों के बीच में अर्थव्यवस्था का क्या हाल था, तो पता चलता है कि पहला विश्व युद्ध कब से कब तक, वापस बोलो, 1914 से लेकर 1918। तो पहला विश्व युद्ध संपूर्ण विश्व को ऐसे आर्थिक संकट में डाल देता है जिससे उभरने में दुनिया को 3 दशक से ज्यादा का समय लगता है ना। मतलब इतना ज्यादा नुकसान, कई सारे लोगों का मरना होता ही है। कई सारे देश जो है वो युद्ध के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता है और इतना पैसा खर्च करता है कि उसे बाहर निकलने में, उतना समझ लीजिए कॉम्पनसेट करने में, उस क्षति को कंप्लीट करने में जो है उसे 3 दशक से ज्यादा का समय लगता है। आप लोगों ने इस चीज को फील किया होगा कोरोना टाइम पीरियड में, जब आपके फैमिली के ऊपर भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आया होगा और इससे कंप्लीट करने में, इसे उभरने में लोगों को ना जाने कितने कर्जे हो गए, कई कंपनियां डूब गई, कई सारे बैंक्स तबाह हो गए और इस तरीके से ये हाल हुआ हमारा कोरोना में। तो सोचिए, ये तो हमारा 2 साल 2.5 साल का पीरियड था, लेकिन ये जो है 1914 से 1918 4 साल का लंबा पीरियड। तो सोचिए कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा पूरे विश्व के देशों को, है ना। तो इस तरीके से जो है ये प्रॉब्लम था। इसके अलावा प्रॉब्लम की यदि हम बात करें तो युद्ध के समय में क्या क्या कुछ सुधार आए। देखिए, 1914 से लेकर के 1918 के बीच में तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला। इससे हुए नुकसान के लिए क्या क्या सुधार करने की बात आई। देखिए, यदि हम बात करें युद्ध से पहले, तो ब्रिटेन जो है ना वो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश हुआ करता था, क्योंकि उसका दुनिया भर में कई सारे उपनिवेश देश थे जहां से उन्हें टैक्सेस मिलते थे, रिसोर्सेस मिलता था। ये बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश था। लेकिन युद्ध में पार्टिसिपेट करते ही युद्ध पर किया जाने वाला खर्च बहुत ज्यादा हो गया और बहुत ज्यादा होने की वजह से ये धीरे धीरे बर्बाद हो गया। और जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश हुआ करता था, अब वो जो है सो कर्ज में डूब गया, है कि नहीं। तो आइए समझते हैं कि जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश था, लेकिन युद्ध के बाद सबसे अधिक विदेशी कर्जे में डूबने वाला देश भी कौन बन गया? तो हमारा ब्रिटेन बन गया। युद्ध के बाद ब्रिटेन में भारी बेरोजगारी छा गई और इतनी ज्यादा बेरोजगारी छा गई कि सारे युवा अब इधर उधर काम की तलाश में निकलना शुरू कर देते हैं। यही वो समय होता है, लेकिन याद रखिएगा, यही युद्ध के समय में क्या होता है कि कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह पे जो है सो गेहूं की अच्छी उपज होती है। साथ ही साथ यूरोप के पूर्वी भाग में भी जो है सो बहुत ही अच्छे से उत्पादन बढ़ता है, बहुत सारा अनाज उत्पन्न होता है, अच्छी खेती होती है। लेकिन इससे क्या हुआ? इससे किसानों की आय में कमी आ गई। अब बोलोगे सर ये कैसे हो गया? देखिए, जब किसी भी चीज का अत्यधिक उत्पादन होता है ना। देखो, यूरोप तो बहुत ज्यादा जूझ रहा था इससे, लेकिन इसके वजह से बहुत जगह पे खेती चल रही थी, लेकिन हर जगह पे ना अत्यधिक खेती होती है। और जब किसी चीज का बहुत ज्यादा डिमांड हो जाए, बहुत ज्यादा डिमांड हो जाए लेकिन सप्लाई कम रहे, एग्जांपल ले लो, मार्केट में कभी कभी आप देखे होंगे जब सुबह शुरू में जब गोभी आता है, तो गोभी यदि मार्केट में बहुत कम है और डिमांड बहुत ज्यादा लोगों का है, जैसे दिवाली के समय में आप देखिएगा, तो बहुत ज्यादा महंगा होता है सब्जी। लेकिन सोचो उसके 2 महीने बाद जब उस मार्केट में बहुत ज्यादा गोभी आ जाता है, हर जगह पे गोभी, है ना,
और 10 रुपया कहीं वो बेच रहा होता है तभी लोग लेने को राजी नहीं होते। क्यों? क्योंकि अब वो मार्केट में बहुत ज्यादा हो चुका है, लोग खा करके उब गए हैं और इतना ज्यादा हो गया है। जब अत्यधिक उत्पादन होता है और डिमांड कम होता है तो उसका दाम जो है, उसका जो प्राइस है ऑलरेडी कम हो जाता है। उसी तरीके से अत्यधिक उत्पादन तो हो गया लेकिन इसका सप्लाई बहुत कम था। इस वजह से जो है सो किसानों का जो है आय बहुत ही ज्यादा क्या हो गई, कम हो गई, है ना, क्योंकि बृहद उत्पादन हो चुका था। इसे बृहद उत्पादन कहेंगे, मतलब अत्यधिक उत्पादन, जिस वजह से किसानों की आय कम हुई। एक तो बेरोजगारी छाई हुई थी युद्ध की वजह से, और एक किसान जो थे उनकी भी आय जो अब क्या हो गई, घट गई। अब क्या होता है देखिएगा, अब बात आती है कि सुधार कैसे होता है सर, इस विषय पे हमें बात करनी चाहिए कि सुधार कैसे आता है। तो सुधार की स्थिति में यदि हम बात करें तो जैसे जैसे ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था गिरती है, एक नया देश था जो बहुत तेजी से उभर रहा था, और वो देश है अमेरिका। ये हिस्ट्री है बच्चों, ध्यान से समझना है कि आज अमेरिका वर्ल्ड पावर है ना। उसकी जो इकोनॉमी है वो इतनी आगे है, इतना ज्यादा आगे है कि उसे हमें कंप्लीट करने में, उसे कॉम्पीट करने के लिए कम से कम 100 साल और लगेंगे। उस समय भी हम उससे कॉम्पीट कर पाएंगे या नहीं, इसकी कोई भरोसा नहीं है। यदि हमारा इकोनॉमी यदि $4 ट्रिलियन का है तो वो 30 पे जी रहा है, काफी आगे जी रहा है वो, है कि नहीं। तो वहां तक हमें पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा इंडिया को। लेकिन ऐसी स्थिति में यदि हम बात करें, उस समय जब ब्रिटेन जो सबसे सुपर पावर हुआ करता था, जैसे जैसे उसका डाउनफॉल होता है, अमेरिका अपने आप को अप करता है। क्योंकि यदि आप बहुत अच्छे से नोटिस किए हों तो चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो या चाहे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, अमेरिका सबसे लास्ट में युद्ध में पार्टिसिपेट करता है। क्योंकि अमेरिका जानता है कि युद्ध अपने आप में एक विनाश का कारण होता है। उसीलिए वो जो है सो हमेशा लास्ट में जो है सो उस देश में हमेशा बड़े युद्धों में वो एकदम लास्ट में जाकर के एंट्री लेता है और मामला निपटा के ही आता है ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी यदि आप ध्यान दें तो 1944 के आसपास में वो जो है सो युद्ध में आता है और 1945 में युद्ध समाप्त कर देता है ना। तो इस तरीके से वो बहुत ही बचते बचाते चलता है और ब्रिटेन के डूबते ही ये जो है सो सुपर पावर बनने की दिशा में बढ़ना शुरू कर देता है। आखिर क्या होता है उस समय? तो अमेरिका की एक कंपनी जिसका नाम आज भी बहुत फेमस है, जिसका नाम है फोर्ड कंपनी, कारें बनाती है, आप सुने होंगे। तो उसी समय उसका मालिक जो हेनरी फोर्ड हुआ करता था, कौन? हेनरी फोर्ड। इसने सोचा कि यदि कम मात्रा में कोई चीज बनाई जाती है ना तो प्रॉफिट नहीं होता है, उसे बड़े पैमाने पे किया जाए, एकदम बृहद पैमाने पे किया जाए। और इसके लिए उसने क्या किया, असेंबली लाइन की शुरुआत की। और इस असेंबली लाइन को उसने कहां देखा, तो बुच्चड़ खाने में देखा, है ना, मतलब जहां मांस कट करके बढ़ता है, वहां पर उसने देखा कि किस तरह से एक असेंबली लाइन बना दिया गया है। और इस असेंबली लाइन में बहुत आसानी से वो जो है सो अपने ग्राहकों को जो है सो समय पे माल डिलीवर कर पा रहा है। ये असेंबली लाइन क्या होता है, जैसे मैं आपको कार का एग्जांपल देता हूँ। इसी असेंबली लाइन को देख करके डेट्रॉइट नाम की एक जगह में उसने एक असेंबली लाइन लगाई, और ये ऐसा असेंबली लाइन रहा जिसमें हर 3 मिनट में एक कार तैयार होकर के निकल जाता था। देखो असेंबली लाइन क्या होता है, यहाँ पर इस तरह से कई सारे कारों का मैन्युफैक्चर स्टार्ट होता है। लेकिन शुरुआत में जो है एक ऐसा जगह होता है जहां पर मान लो कि पहिया लगाए गए, फिर आगे चल करके उसके दूसरे पार्ट्स लगाए गए, आगे चलकर उसका हेडलाइट लगाया गया, उसके आगे उसका शीशा लगाया गया, उसके आगे इस तरीके से बच्चों एक पार्ट के लिए एक जगह फिक्स कर दिया गया। अब सोचो कि यहां पर एक सामान, एक यहाँ यहाँ आया, तो सोचो जब लास्ट में निकलेगी पूरी गाड़ी, उस समय पूरी गाड़ी एकदम कंप्लीट होगा। और तब तक पीछे से बनता हुआ आ रहा है, ऐसा नहीं है कि एक गाड़ी कंप्लीट हुआ तो फिर दूसरा शुरू होगा, नहीं, हर गाड़ी एक के पीछे एक कंप्लीट होता हुआ जा रहा है। और जिस समय निकलेगा उस समय बहुत सारी गाड़ियां जो है एक साथ बहुत सारी गाड़ियां निकल जाएगा, हड़बड़ा के जो है सो ढेर सारा गाड़ी निकल जाएगा बाहर। तो सोचो ये असेंबली लाइन जब से आया उस समय हर चीज का जो प्रोडक्शन लेवल है वो बहुत ज्यादा वास्ट हो गया। और इस तरीके से सबसे पहली जो गाड़ी बनाई गई थी उस गाड़ी का नाम था टी मॉडल की गाड़ी। तो याद रखिएगा, फोर्ड कंपनी की सबसे पहली गाड़ी जिसे इस तरह से असेंबली लाइन में बनाया गया था वो था टी मॉडल की गाड़ी, जो कि बृहद उत्पादन पे बनाया गया था। लेकिन तेज रफ्तार के कारण होगा यहाँ पे। लेकिन अब यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसका आ गया? बहुत तेजी से गाड़ियां बन तो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी थी, लेकिन प्रॉब्लम आ गया मजदूरों को। सबसे ज्यादा दिक्कत हुआ मजदूरों को, क्योंकि अब इतना तेज काम हो रहा था, ये असेंबली लाइन पे इतना तेजी से काम आगे बढ़ रहा था। सोचो इसने काम कर लिया, ये जो है सो काम कर लिया, ये गाड़ी को आगे धक्का दे दिया, लेकिन कहीं इसका काम नहीं हुआ होगा तो वो क्या करेगा? अब काम इतना तेजी से निकल रहा था कि अब मजदूर जो है वो काम करने में असमर्थ थे, है ना, वो काम ही नहीं कर पा रहा था। जैसे ये नट टाइट कर ही रहा है तब तक एक और गाड़ी आ गया, और यदि ये नहीं आया, इसको भी काम करके आगे नहीं बढ़ाया, तब तक एक और गाड़ी आ जाएगा। तो ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम वाली बात हो गई।
अब क्या हुआ कि मजदूरों के ऊपर जो है सो बहुत बड़ा लोड पड़ गया, वर्कलोड। और इस वजह से क्या होता है, देखिए तेज रफ्तार के कारण मजदूरों पर काम का बोझ बढ़ा, जिससे जनवरी 1914 में उनका वेतन को दोगुना कर दिया गया, $5 कर दिया गया। पहले $2.5 था, अब $5 कर दिया गया। लेकिन बच्चों, सैलरी बढ़ाने से वर्कलोड तो कम नहीं होता ना, है ना। अब मजदूर बहुत परेशान होने लगे और कुछ तो काम छोड़ करके जाने लगे। किस तरह से हम लोग कभी वर्क नहीं कर पाएंगे। अब क्या होता है, देखिए कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। और आगे बात ये होती है कि 1919 में जो 20 लाख से 1929 में 50 लाख कार प्रति वर्ष से ऊपर पहुंच गया। और इसके साथ लोग फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन, प्लेयर्स इत्यादि को भी खरीदने लगे, क्योंकि सभी चीजों को अब बहुत बड़े पैमाने पे असेंबली लाइन में स्टार्ट किया गया। असेंबली लाइन में इसका प्रोडक्शन शुरू हुआ और इस तरीके से बहुत ही बड़ा अमेरिका जो है सो वृहद उत्पादन का एक बहुत बड़ा केंद्र बना और वो जो है सो इकोनॉमी के मामले में बहुत तेजी से आगे बढ़ा। सिर्फ इसी में नहीं, वो जो है निर्माण के क्षेत्र में भी आगे बढ़ता है। 1920 के दशक में वो आवास और निर्माण क्षेत्र में बहुत ज्यादा उछाल आया। लोग घरें बना रहे थे, बिल्डिंगें बना रहे थे, बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बन रही थी और सबका कॉन्ट्रैक्ट अमेरिका कभी छोड़ नहीं रहा था। नई टेक्नोलॉजी को लेता गया और बड़े पैमाने पे निर्माण करता चला गया और इस तरीके से जो है अमेरिका के हाथ में एक सुपर पावर आता है, वित्त को लेकर के भी और पावर के मामले में भी। और इस तरीके से क्या होता है, 1923 में अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा कर्जदाता बन गया। कर्जदाता मतलब जो दूसरों को कर्ज दे सकता है। अब ये ऐसे पावर के रूप में उभरा जिसकी वजह से सभी को कर्ज मिल रहा था। तो ये वर्ल्ड वॉर के टाइम में जो है सो कर्ज देने वाला ये बनता है। लेकिन बच्चों, वर्ल्ड वॉर से भी बहुत ज्यादा खतरनाक सिचुएशन आने वाला है। 1923 तक हम पहुंच गए हैं। धीरे धीरे एक ऐसा सिचुएशन आने वाला है जो इसको भी परेशान करके रख देगा और वो दौर होगा महामंदी का दौर। ये महामंदी का दौर कौन है, तो चलो समझते हैं। अगला हमारा स्लाइड होने वाला है महामंदी का दौर। तो क्या तुम लोग रेडी हो? देखो, सबसे पहले ये समझते हैं महामंदी क्या है। तो महामंदी आया था पूरे विश्व में 1929 के दौर में। 1929 के दौर में जो है सो आर्थिक वैश्विक महामंदी की शुरुआत हो जाती है। अब ये क्या है, ये पूरे विश्व को प्रभाव करता है और आर्थिक मामले में तो सबको तोड़ के रख देता है। अच्छा, ये महामंदी का क्या हो सकता है? जब मार्केट बहुत ही ठंडा चलता हो, जब मार्केट बहुत ही मंदा चलता हो। मतलब ये कब होता है? जैसे कि कोरोना के टाइम पीरियड में आप सोचो, है ना। ये परफेक्ट एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि आपने उसे जिया है। ये वो समय था जिस समय जिसके पास पैसे हैं भी वो उसे खर्च नहीं कर रहा था। और यदि वो क्यों खर्च नहीं कर रहा था? क्योंकि उसे इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था कि ये मंदी कब तक आगे बढ़ने वाली है। तो लोगों के पास पैसे होने के बावजूद बहुत बड़े पैमाने पे मार्केट में पैसा सर्कुलेट नहीं कर रहा है और जब सर्कुलेट नहीं कर रहा है तो लोग चाहते हुए भी उसे नहीं खरीद रहे हैं और इस तरह से मंदी का दौर आ गया। मार्केट में कोई जा ही नहीं रहा है, कुछ खरीद ही नहीं रहा है, तो मार्केट रन नहीं कर पाया और इसे कहते हैं महामंदी। और ऐसी स्थिति कब आई? 1929 का दौर। अब आप सोच रहे हो कि सर 1929 में ऐसा हुआ क्या जिस वजह से इतनी बड़ी महामंदी आ गई? तो देखिए, इसके पीछे कारण माना जाता है कि ये जो है इसका प्रमुख कारण है सबसे पहला कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन हो जाना। जब किसी चीज का बहुत ज्यादा उत्पादन हो जाए, आप सोचो कि आप जो है सो गेहूं की खेती किए और गेहूं की खेती आप मान लो कि 100 रुपया केजी करके आपने अनाज लाया और उसकी खेती कर दिया और तमाम तरह के कीटनाशक, दवाई, जुताई, कुड़ाई सब मिला जुला करके आपकी जो टोटल पूरी खेती है, आपका पूरा जो खेत है उसमें मान लीजिए कि आपका 5,000 रुपया इन्वेस्ट हो गया, है ना। अब मान लीजिए कि आपने अच्छी उपज किया, लेकिन बहुत ज्यादा उपज हो जाने के बाद सिर्फ आप ही का नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों का हुआ। तो जब सभी का बहुत बड़ी मात्रा में बृहद उत्पादन हुआ, तो बृहद उत्पादन होने के वजह से अब जो मार्केट में, जैसे मान लो कि ये कहीं 500 केजी हुआ है तो कहीं ये 10 रुपए के हिसाब से बेचता है, तब जाकर के इसका वो पूंजी निकलेगा जिसे उसने लगाया है। लेकिन इतना ज्यादा बृहद उत्पादन हुआ कि लोग 10 क्या 8 रुपए में भी खरीदने को रेडी नहीं थे। तो ऐसे जिन लोगों ने बड़े पैमाने पे खेती किया उसका बुरी तरह से नुकसान हुआ और मार्केट जो है सो पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, चौपट हो गया। लोग अब उसे बेचना भी नहीं चाह रहे हैं, कैरी करके ले भी नहीं जाना चाह रहे हैं, क्योंकि इसी समय में जो है सो इन लोगों का जो अपना मूल पूंजी है वही तो निकल नहीं पा रहा। इस वजह से जो है सबसे बड़ा कारण माना जाता है कि महामंदी को लेकर के कृषि का अत्यधिक उत्पादन आया है कि नहीं, बहुत ज्यादा उत्पादन हो गया। आगे लिखा है 1920 के दशक में, दूसरा कारण 1920 के दशक में अमेरिका द्वारा दिया गया विदेशों का कर्जा $1 अरब और उसका 1/4 रह गया। मतलब अब जो अमेरिका है वो पहले $1 अरब से भी ज्यादा का कर्ज दिया था विदेशों को,
जिसे विश्व के काफी सारे देश जो है वो रन कर रहे थे, लेकिन अब अमेरिका ने दिया जाने वाला जो उसका कर्जा है उसे 1/4 कर दिया, क्योंकि अब अमेरिका भी सोच रहा था कि महामंदी का दौर आ रहा है तो हम इस तरह से कर्ज नहीं दे सकते, क्योंकि हमें खुद भी सेफ रहना है। और इस तरह से वो जो है सो दुनिया को जो कर्ज दे रहा था ये कर्ज देना ही बंद कर दिया। अब जब कर्ज नहीं दे रहा है तो दुनिया में पैसे नहीं है। अभी वर्ल्ड वॉर का टाइम खत्म हुआ है और अभी लोग वर्ल्ड वॉर से निकले ही नहीं थे कि महामंदी का दौर आ गया। सभी लोगों को कर्ज का जरूरत था, लेकिन अमेरिका भी मना कर दिया कि हम कर्ज नहीं दे सकते, और कर्ज सिर्फ 1/4 रह गया। कुछ कुछ देशों को मिला, बहुतों को तो मिला ही नहीं। तो इससे देश जो है ना वो पूरी तरह से टूट गया। विश्व के काफी सारे देश जो हैं वो रन नहीं कर पा रहे, अच्छे से उसकी प्रशासनिक व्यवस्था नहीं चल रही है, लोगों को बेसिक नीड नहीं मिल पा रहा है। और ऐसे समय में ये दो जो कारण रहे ये बहुत बड़ा कारण रहा पूरे विश्व के आर्थिक स्थिति को बर्बाद करने में। अब उसी में यदि हम बात करें तो ये है इसका कारण, यूरोपीय बैंक इसके कारण बहुत सारा धाराशाही हो गया। और यूरोपीय बैंक के धाराशाही होने के साथ साथ अमेरिकी सरकार इस महामंदी से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए 2 गुना सीमा शुल्क लगा देता है आयातित पदार्थों पर। अब अमेरिका कहता है कि यदि बाहर से कोई सामान ला करके मेरे देश में बेचना है तो मेरे देश में तुम्हें 2 गुना टैक्स देना पड़ेगा। 100 रुपया का सामान यहाँ 200 रुपये में पहुंचता था। तो ये ऐसा अमेरिका ने किया। अमेरिकी बैंक घरेलू कर्ज देना बंद कर दिया, छोटे छोटे कर्ज देना बंद कर दिया, क्योंकि इन्हें भी डर था कि महामंदी का असर क्या हो सकता है। अमेरिका में हजारों बैंक दिवालिया हो गए, सब बर्बाद हो गए, बहुत सारे बैंक खत्म हो गए और 1933 से 33 तक 4000 से ज्यादा बैंक बंद हो गए और 1929 से 1932 तक 1,10,000 से ज्यादा कंपनियां जो है वो खत्म हो गई, बर्बाद हो गई, नष्ट हो गई, है ना। तो ये सारे कारण रहे, बहुत बड़े बड़े कारण रहे क्या होने के, तो महामंदी के इतने बड़े बड़े कारण, काफी सारी कंपनियां रद्द, कई सारे देश बर्बाद हो गए, है ना। इसके 2 बड़े बड़े कारण आपको याद होने चाहिए, एक है कृषि का बृहद उत्पादन और दूसरा अमेरिका का विश्व को कर्ज नहीं देना। ये 2 बड़े कारण हमें नजर आते हैं। लेकिन इसी बीच भारत और महामंदी, भारत में महामंदी का क्या असर है? देखिए, महामंदी के कारण औपनिवेशिक भारत कृषि वस्तुओं का निर्यातक और तैयार माल का आयातक बन चुकी थी। ये वो समय था जिस समय अभी तक क्या कर रहे थे, कृषि वस्तुओं का हम निर्यात कर रहे थे, क्योंकि मटेरियल खाने पीने का तो सबको जरूरत था, तो हम कृषि वस्तुओं को बाहर भेज रहे थे और तैयार माल का आयातक बन चुके थे। मतलब बना हुआ कपड़ा हमारे यहाँ आ रहा था, सब चीज का हम बना बनाया मटेरियल को, हम रेडीमेड चीजों को खरीद रहे थे और कृषि की वस्तुओं को बेच रहे थे, क्योंकि हमारा देश शुरुआत से ही कृषि प्रधान रहा है। तो इस तरह से हम चीजों को बेच रहे थे, तैयार माल को ला रहे थे। 1928 से 1934 के बीच में आयात निर्यात बहुत ही कम रह गई, क्योंकि 28 और 34 ये वही टाइम पीरियड है जब महामंदी अपने पीक पर थी। 1929 में शुरू हुआ यह महामंदी का दौर हमें यहाँ नजर आने लगता है, और जो हम आयात निर्यात करते थे वो बस आधी रह गई। अब बच्चों याद रखना कि हमारे यहाँ भी चूंकि कुछ था नहीं, हमारे यहाँ पर भी जो है सो महामंदी का बहुत ज्यादा असर पड़ता है। और हम किस चीज से लेन देन करते थे, तो हमारे यहाँ सोना चांदी था, तो हम सोने और चांदी की मदद से लेन देन करते हैं, है ना। और सोने और चांदी के वजह से, उसके मदद से जब इतना सारा लेन देन हुआ यूरोपीय बाजारों से, तो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री है जिनका नाम है किन्स। तो बहुत ही प्रसिद्ध अर्थशास्त्री किन्स का मानना था कि भारतीय सोने के निर्यात से वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में मदद मिलता है। अब यहां से आपको एक क्वेश्चन बन जाता है कि आर्थिक महामंदी का रिवाइव होने का क्या कारण है। तो लिखिएगा कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री किन्स के अनुसार भारत का जो सोने के साथ जो व्यापार था, हर चीज का व्यापार जो है वो सोने से किया जाता था, इस व्यापार के वजह से जो है वो भारतीय महामंदी, ये जो वैश्विक महामंदी था, इसको रिवाइव करने का, पुनर्जीवित होने का मौका मिलता है। और इस तरह से भारतीयों ने अपने सोने चांदी के व्यापार के साथ इस पूरे अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पे लाने का काम करता है, और इस तरीके से हमारा भारत में महामंदी का असर नजर आता है ना। तो बच्चों आज आप लोगों ने पढ़ा महामंदी का वो दौर, आपने पढ़ा किस तरह से अमेरिका सुपर पावर बना, ब्रिटेन बर्बाद हुआ, और महामंदी के दौर में कैसे पूरी दुनिया में उथल पुथल मच गई। ये रहा आज का क्लास। तो बच्चों आज हम लोग रखते हैं इतना ही। उम्मीद है आपको ये चैप्टर बहुत मजा आ रहा होगा, आपको कहानियां बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और आप बोर्ड में लिखने के लायक भी बन रहे होंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो रहा होगा। यदि आपको ये चैप्टर पढ़ने में अच्छा लग रहा है, चैनल से कुछ मदद मिल रहा है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बचे हुए लेक्चर्स को एकदम सीरीज में देखते हुए आए, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं अगले क्लास में फिर से एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक बढ़िया शानदार क्लास के साथ। तब तक देखते रहिए, बने रहिए गुरुकुल साथी के साथ, और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।